ध्यान दें दोस्तों, अगर आपने इस कहानी का पहला भाग पार्ट 1 नहीं देखा है, तो कृपया पहले उसे जाकर ज़रूर देखें। तभी आपको ये कहानी और इसका असली रोमांच समझ में आएगा, वरना आगे की कड़ी जुड़ नहीं पाएगी। कहानी का दूसरा भाग पार्ट 2, अंदर की वो डरावनी खामोशी मेरे दिल की धड़कनों को और तेज कर रही थी। मैं बाहर उस कीचड़ भरी संकरी गली में दीवार से चिपका हुआ था और मेरी सांसें अटक गई थी। तभी अंदर से विक्रम की भारी और खूंखार आवाज गूंजी, अगर तू यहाँ कटिंग कर रही थी तो ये क्या कहे कविता। मेरी रूह कांप गई। मैंने तुरंत अपनी जेबें टटोली। मेरा पर्स और फोन तो मेरे पास था, लेकिन मेरी कलाई पर मेरी वो महंगी घड़ी नहीं थी जो मैंने आज ही पहनी थी। जल्दबाजी में कपड़े पहनते वक्त शायद वो वहीं दीवान पर छूट गई थी। ये क्या है विक्रम? कविता की आवाज में अब असली खौफ था। मुझसे पूछ रही है, ये आदमियों वाली घड़ी यहाँ इस दीवान की सिलवटों के बीच क्या कर रही है? और ये खिड़की, ये अभी तक बंद थी, तो यहाँ नीचे कीचड़ के ताज़ा निशान कैसे हैं? विक्रम अब दहाड़ रहा था। मुझे समझ आ गया कि मेरा भांडा फूट चुका था। मैं वहां एक पल भी नहीं रुका। जैसे तैसे उस कीचड़ भरी गली से भागकर मैं अपने घर पहुंचा। मैं बुरी तरह हाफ रहा था। मुझे लगा आज विक्रम कविता को जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला, लेकिन मैं उसे कॉल भी नहीं कर सकता था। उस रात बुटीक से विक्रम और कविता के घर लौटने की कोई आवाज नहीं आई। मैं पूरी रात अपने कमरे की खिड़की से उनके घर की तरफ देखता रहा। मैं रेरी आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। क्या विक्रम ने उसे पीटा होगा? क्या उसने मेरा नाम उगल दिया होगा? अगले दिन सुबह करीब 10 बजे मैंने देखा कि विक्रम घर से बाहर निकला। उसका चेहरा गुस्से से लाल था और आंखें सूजी हुई थी। उसके जाते ही मैंने तुरंत कविता को फोन लगाया। हेलो। दूसरी तरफ से कविता की रोती हुई आवाज आई। कविता, तुम ठीक तो हो? कल क्या हुआ? उसने तुम्हें मारा तो नहीं? मैं एक ही सांस में सब पूछ गया। कविता फफक फफक कर रो पड़ी। रमेश जी, कल बहुत बड़ा तमाशा हुआ। विक्रम ने मुझे बहुत मारा। वो समझ गया है कि कमरे में कोई था, लेकिन मैंने आपका नाम नहीं लिया। मैंने कह दिया कि वो घड़ी एक ग्राहक अपने पति के नाप के लिए दे गई थी और कीचड़ के निशान शायद किसी बिल्ली या चूहे के होंगे। वो मेरी बात पर पूरी तरह यकीन तो नहीं कर रहा, लेकिन उसके पास कोई पुख्ता सबूत भी नहीं था। मैंने गहरी सांस ली, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। हमें अब बहुत सावधान रहना होगा कविता। वो अब हम पर नजर रखेगा, मैंने उसे समझाते हुए कहा। अगले कुछ हफ्तों तक हमने मिलना बिल्कुल बंद कर दिया। बुटीक का वो पिछला कमरा अब सूना पड़ा था, लेकिन मेरे बिना, कविता और कविता के बिना, मेरी जिंदगी फिर से उसी अकेलेपन में घिर गई थी। एक दिन विक्रम ने मुझसे रास्ते में रोककर बात की। और रमेश बाबू, सब ठीक? आजकल आप बाहर कम ही दिखते हैं। उसकी नज़रों में एक अजीब सा शक था। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को सामान्य रखते हुए कहा, हाँ भाई, बस व्यापार में थोड़ा व्यस्त हूँ। मुझे लगा कि अब मामला शांत हो गया है। 1 महीने बाद कविता का मेरे पास मैसेज आया। आज वो काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया है, रात को नहीं आएगा। मैं बुटीक पर आपका इंतज़ार कर रही हूँ। मुझसे रहा नहीं गया। मैं शाम ढलते ही बुटीक के पिछले दरवाजे से अंदर पहुंच गया। इतने दिनों बाद एक दूसरे को देखकर हम दोनों की आंखें भर आई। मैंने उसे गले लगा लिया। हम दीवान पर बैठे ही थे कि अचानक धड़ाम, बुटीक के मुख्य शटर का ताला टूटने की जोरदार आवाज आई।
कोई हथौड़े से ताला तोड़ रहा था। हम दोनों अपनी जगह से उछल पड़े। ये क्या हो रहा है? मैं घबरा गया। ये है। उसने मुझसे झूठ बोला था कि वो बाहर जा रहा है। कविता के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। विक्रम ने हमारे लिए जाल बिछाया था। इससे पहले कि हम संभल पाते, विक्रम लोहे की रॉड लेकर अंदर वाले कमरे में घुस आया। मुझे वहां कविता के साथ देखकर उसकी आंखें खून से लाल हो गईं। तो ये है वो ग्राहक, रमेश, मेरे ही पड़ोस में रहकर मेरी ही पीठ में छुरा घोंप रहा था तू, विक्रम चिल्लाया और उसने रॉड से मुझ पर वार कर दिया। मैंने तुरंत खुद को बचाया, लेकिन रॉड मेरे कंधे को छीलती हुई निकल गई। मैं दर्द से कराह उठा। विक्रम दूसरी बार वार करने ही वाला था कि तभी कविता ने पास रखी कपड़े काटने वाली भारी कैंची उठा ली। बस विक्रम, बहुत हो गया, कविता शेरनी की तरह दहाड़ी। उसने कैंची की नोक विक्रम की तरफ कर दी। एक कदम और बढ़ाया तो मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरा पति है। विक्रम एक पल के लिए सहम गया। उसने आज तक कविता का ये रूप नहीं देखा था। तूने मुझे दिया ही क्या है? विक्रम, रोज शराब पीकर मारना पीटा, जानवरों से भी बदतर सुलूक किया है तूने मेरे साथ। मुझे रमेश ने वो इज्जत और प्यार दिया जो तू 7 जन्मों में नहीं दे सकता था। कविता की आंखों से आंसू और गुस्सा दोनों एक साथ बह रहे थे। मैं तुम दोनों को पुलिस के हवाले कर दूंगा, विक्रम ने धमकी दी। कर दे, कविता ने निडर होकर कहा। पुलिस आएगी तो मैं भी दिखाऊंगी अपने शरीर के वो सारे निशान जो तेरी मार से पड़े हैं। मैं बताऊंगी कि कैसे तू मुझसे मेरे ही बुटीक के पैसे छीनकर शराब पीटा। जेल में नहीं, तू जाएगा। कविता के इस तीखे प्रहार ने विक्रम को अंदर तक हिला दिया। उसे पता था कि घरेलू हिंसा के केस में वो बुरी तरह फंसेगा। वो बड़बड़ाता हुआ, मुझे जान से मारने की धमकियां देता हुआ वहां से चला गया। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। कविता ने हमेशा के लिए विक्रम का घर छोड़ दिया और बुटीक में ही रहने लगी। हमने कानूनी रास्ता अपनाया। कविता ने विक्रम पर घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवाया और तलाक की अर्जी दे दी। विक्रम, जो खुद अंदर से डरपोक था, पुलिस के डर से शहर छोड़कर चला गया। आज 2 साल बीत चुके हैं। कविता का बुटीक अब एक बड़े शोरूम में बदल चुका है और मैं अपने व्यापार के साथ साथ उसके काम में भी हाथ बढ़ाता हूँ। समाज ने क्या कहा, हमने उसकी परवाह नहीं की। हमने अपनी एक नई दुनिया बसा ली है, जहाँ डर नहीं, सिर्फ प्यार और सम्मान है। दोस्तों, रमेश और कविता की इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि प्यार छुपकर नहीं, बल्कि हिम्मत और सच्चाई के साथ किया जाना चाहिए। और किसी भी रिश्ते में अगर सम्मान न हो, तो उस घुटना से बाहर निकलना ही सही फैसला होता है। आपको कविता का फैसला कैसा लगा? क्या रमेश ने कविता का साथ देकर सही किया? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली ऐसी ही दिलचस्प कहानी के साथ।